तो चलिए बात करते हैं भारत के 2026 के बजट की। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये देश के आने वाले कल का एक पूरा रोड मैप है। अगले कुछ मिनटों में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का असल में मतलब क्या है, उद्योगों के लिए, आम लोगों के लिए और 2047 के विकसित भारत के उस बड़े सपने के लिए। बजट भाषण की शुरुआत इसी दमदार सोच के साथ हुई। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ सपने देखने का वक्त नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का एक पक्का प्लान बनाने का वक्त है। ये सरकार के इरादे को साफ साफ दिखाता है कि अब पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने पर पूरा जोर रहेगा। इस पूरे बजट के केंद्र में है एक बड़ा सपना, विकसित भारत, यानी 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। लेकिन आप जानते हैं, ये सिर्फ ऊंची इमारतें और बड़ी अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। असली चुनौती है बड़े सपनों और सबको साथ लेकर चलने के बीच एक बैलेंस बनाने की, ताकि तरक्की का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए सरकार ने 3 प्रमुख कर्तव्यों का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बजट इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ा है। तो ये हैं वो 3 कर्तव्य। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना, मतलब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना, जिसमें अच्छी नौकरी, शिक्षा, सेहत सब कुछ शामिल है। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का मौका देश के हर कोने और हर नागरिक तक पहुंचे। चलिए, अब पहले पिलर को थोड़ा गहराई से समझते हैं, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पूरा फोकस भारत की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर है, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। इसी दिशा में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है बायोफार्मा शक्ति मिशन की। इसका लक्ष्य है भारत को बायोलॉजिक्स का एक ग्लोबल हब बनाना। ये वो आधुनिक दवाएं हैं जो जैविक तरीकों से बनती हैं और कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ने में बहुत कारगर हैं। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस बड़े मिशन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने वाली है। ये दिखाता है कि भारत इस सेक्टर में दुनिया का लीडर बनने के लिए कितना सीरियस है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। अभी तक हम शिपिंग कंटेनर्स के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर थे। अब उस तस्वीर को बदलने के लिए देश में ही कंटेनर बनाने की एक बड़ी योजना शुरू हो रही है। इससे हमारी सप्लाई चेन आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगी। और एक दिलचस्प बात देखिए, बायोफार्मा की ही तरह इस बेहद जरूरी सेक्टर के लिए भी सरकार ने अगले 5 सालों के लिए ठीक 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस साफ नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है, लेकिन अब असली बदलाव ये है कि ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर है, ताकि विकास और मौके पूरे देश में फैलें। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। आने वाले सिर्फ 1 साल में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इंडस्ट्री और इंफ्रा के बाद अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पिलर पर। ये वो हिस्सा है जिसका सीधा ताल्लुक देश के लोगों से है, उन्हें सशक्त बनाना और उनकी उम्मीदों को पूरा करना। यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सरकार अब सर्विस सेक्टर को ग्रोथ का एक नया इंजन बनाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनेगी जिसका लक्ष्य होगा 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक ले जाना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी दिलचस्प कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में 1.5 लाख स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करना या फिर मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 बड़े सेंटर बनाना। साथ ही भविष्य की टेक्नोलॉजी को देखते हुए 15,000 स्कूलों में एनिमेशन और गेमिंग लैब्स भी खोली जाएंगी। ये सारी पहलें सीधे सीधे स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था और लोगों के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको कहीं न कहीं इंतजार रहता है, टैक्स। चलिए देखते हैं कि इस बजट में आम टैक्स पेयर के लिए क्या कुछ खास है। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। विदेशी टूर पैकेज पर जो TCS पहले 20% तक पहुंच गया था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है, वो भी बिना किसी अमाउंट लिमिट के। इससे यकीनन विदेश यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी।
इसके अलावा भी टैक्स नियमों को आसान बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिले ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, अगर टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। ये छोटे-छोटे लेकिन बहुत काम के बदलाव हैं। अच्छा, इन सब छोटी बड़ी घोषणाओं के बाद अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं, यानी देश की आर्थिक सेहत कैसी है और सरकार अपने खर्चों और कमाई को कैसे मैनेज कर रही है। आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, फिस्कल कंसोलिडेशन या राजकोषीय समेकन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे हम अपने घर का बजट संभालते हैं, खर्चों पर नजर रखते हैं, वैसे ही सरकार देश के बजट को कंट्रोल में रखती है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। और ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार इसी रास्ते पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा है। इसे जीडीपी के 4.3% तक लाने का लक्ष्य एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे बजट का निचोड़ क्या है? संदेश एकदम साफ है। ये बजट शॉर्ट टर्म फायदों या लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन पेश कर रहा है। इसका असली फोकस गहरे ढांचागत सुधारों और लगातार निवेश पर है, ताकि विकास की नींव मजबूत हो। और आखिर में हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या लॉन्ग टर्म सुधारों पर आधारित ये रणनीति भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक सच में ले जा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।